हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एलिमेंट 3। इसके पहले हम लोगों ने एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 2 कंप्लीट किया था। आप लोगों ने काफ़ी इसको वॉच टाइम दिया, काफ़ी कमेंट भी किया। अभी हम एलिमेंट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप ये भी आपको पसंद आएगा और मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। इसमें क्या है, मैनेजिंग रिस्क, अंडरस्टैंडिंग पीपुल एंड प्रोसेस। इसमें रिस्क के बारे में मेनली समझें कि रिस्क कैसे असेसमेंट करते हैं, कैसे कंट्रोल में लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसके लर्निंग आउटकम। इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि हम लोग ये सीखेंगे कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। कल्चर जो है हमारी, जो हेल्थ एंड सेफ्टी की होती है, अगर हिंदी में बोले तो संस्कृति, तो ये क्या होती है और इसको हाउ इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस, ये कैसे परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है, इसके बारे में, इसके डिफिनेशन और इसके इन्फ्लुएंस के बारे में देखेंगे। फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। सेकेंड जो है हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर एट वर्क कैन बी इम्प्रूव्ड। अब इसको कैसे इम्प्रूव करें इसके बारे में देखेंगे। तो इम्प्रूव करने के लिए जो जो पॉइंट होंगे क्लियर करेंगे उनको। समराइज द ह्यूमन फैक्टर्स विच पॉजिटिवली और निगेटिवली इन्फ्लुएंस बिहेवियर। अब कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि किसी बिहेवियर को, यानी कि किसी के बर्ताव को जो है ये चेंज करता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। साथ में इन वर्क एट वर्क इन ए वे दैट कैन अफेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी, जो हेल्थ एंड सेफ्टी को अफेक्ट करता है बिहेवियर, उसके बारे में। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। रिस्क असेसमेंट जो प्रोसेस है इसके प्रिंसिपल को देखेंगे कि ये जो है कैसे जो है रिस्क असेसमेंट प्रिंसिपल क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। उसके बाद डिस्कस टिपिकल वर्कप्लेस चेंज दैट हैव टिपिकल वर्कप्लेस चेंजेस दैट हैव सिग्निफिकेंट हेल्थ एंड सेफ्टी इम्पैक्ट। कौन सा चेंजेस होता है जो हेल्थ एंड सेफ्टी पर इम्पैक्ट डालता है। इम्पैक्ट के बारे में हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहा कि सर इम्पैक्ट के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाइए। मैं बनाऊंगा, पहले आप इसमें देखते हैं कि आपका क्लियर हो जाता है कि नहीं डाउट। वे टू मिनिमाइज दोज इम्पैक्ट, और वो कैसे मिनिमाइज करें। ये बड़ा सा ये एलिमेंट बड़ा है, इसमें ज़्यादा पढ़ने हैं तो ये थोड़ा लंबा जाएगा, हो सकता है इसके 2 पार्ट हो जाएं। डिस्क्राइब व्हाट टू कंसिडर व्हेन डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क फॉर जनरल एक्टिविटी। अब SSW जो अगर डेवलप करते हैं, कोई प्रोसीजर डेवलप करते हैं, उसमें क्या कंसिडर करना चाहिए। और सेकेंड लास्ट है एक्सप्लेन द रोल फंक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ किसका, परमिट टू वर्क। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है परमिट टू वर्क, इसके रोल्स और फंक्शन एंड ऑपरेशन के बारे में सभी देखेंगे। डिस्कस टिपिकल इमरजेंसी प्रोसीजर इंक्लूडिंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग एंड हाउ टू डिसाइड व्हाट लेवल ऑफ फर्स्ट एड इज नीडेड इन द वर्क प्लेस। इमरजेंसी प्रोसीजर और साथ में किस तरह का फर्स्ट एड का लेवल कितना चाहिए, फर्स्ट एड या फर्स्ट एडर, इसके बारे में हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट था हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। ये थर्ड एलिमेंट है इसलिए थर्ड, इसका पहला इसलिए 3.1। हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर किसको बोलते हैं, तो आइए इसको डिफिनेशन से क्लियर करते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज द शेयर्ड एटीट्यूड, यानी कि हम क्या करना है, हम उस चीज़ को हम लोगों से डिस्कस कर, देखो सेफ्टी लेके चलना ज़रूरी है, उसमें हम ऐसा करेंगे ही करेंगे, ये हमारा क्या है, एटीट्यूड है, ये सेफ्टी करना है। वैल्यूज़, यानी कि हाँ यार सेफ्टी तो बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं करते हैं तो ये प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये हमारा वैल्यू है। बिलीफ, यानी कि हाँ सेफ्टी बहुत ज़रूरी है ऐसा हम सोचते हैं। एंड बिहेवियर, यानी कि हम जो काम करते हैं उसमें सेफ्टी को कंसीडर करते हैं, यानी कि हम जैसे लाइव वायर जहाँ है उस पर काम नहीं करेंगे, जहाँ भी ग्राइंडर अगर अच्छा कंडीशन में नहीं है उस पर काम नहीं करेंगे, मशीन अगर यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉपर सब कुछ चेक करके गार्ड वगैरह है तब काम करेंगे। ये क्या है, हम बोल नहीं रहे, ये हमारे बिहेवियर में शामिल हो गया है कि हाँ हम जब भी काम करेंगे तो सेफ्टी को कंसीडर करेंगे ही करेंगे। तो ये तीनों चीज़ जहाँ पे रहता है जो हम शेयर करते हैं लोगों के साथ में, एटीट्यूड, वैल्यूज़, बिलीव एंड बिहेवियर रिलेटिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी, उसे हम हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर कहते हैं।
और इट विल बी पॉजिटिव और निगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है, मतलब कि आपका हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके ज़्यादा आप बढ़ावा दे रहे हैं, इसको हर चीज़ में आपका एटीट्यूड में, बिलीव में, सब में शामिल कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अगर आप इसके बारे में अच्छा नहीं सोचते कि नहीं यार ये ज़रूरी नहीं है और आपका बिहेवियर में ये आ भी नहीं रहा है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो आइए देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड परफॉर्मेंस, ये है। इसमें पहले देख लेते हैं कि पॉजिटिव कल्चर एंड निगेटिव कल्चर किसे कहते हैं। पॉजिटिव कल्चर किसे कहते हैं? पीपुल थिंक दैट सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर सेफ्टी अगर सोचते हैं कि इम्पॉर्टेंट है तब तो ये पॉजिटिव है। मैंने बोला कि आप सेफ्टी के प्रति पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव कल्चर डेवलप होगा। सेफ्टी इज़ कंसिडर्ड इन ऑल मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, और जब भी कोई डिसीजन हो रहा है उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी को जरूर कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पे पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर है। पीपुल वर्क्स बिकॉज दे वांट टू, नॉट बिकॉज दे आर टोल्ड टू। पीपुल वर्क सेफली बिकॉज दे वांट टू, नॉट बिकॉज दे आर टोल्ड टू। केवल कहने से नहीं, वो अपने आप चाहते हैं, सेफ्टी करना चाहते हैं, तब ये क्या होगा पॉजिटिव। उनको कहने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप करते हैं। ऑल वर्कर्स आर पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीर थिंकिंग एंड बिहेवियर। और सारे जो वहाँ पे पीर ग्रुप है, यानी कि वहाँ जो ग्रुप ऑफ पीपुल है ना, वो सबका थिंकिंग अच्छा है, जिससे कि नए लोग भी आ रहे हैं तो उनके ऊपर भी अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। तो ये क्या हुआ, ये सारे इंडिकेटर हैं पॉजिटिव कल्चर के। बट निगेटिव कल्चर के कौन सा इंडिकेटर है, आइए देखते हैं। लॉट्स ऑफ पीपुल थिंक सेफ्टी इज़ ऑफ लो प्रायोरिटी, यानी कि सेफ्टी यार उतना ज़रूरी नहीं है, तो ये क्या है आप निगेटिव कल्चर। सेफ्टी इज़ नॉट कंसिडर्ड इन डिसीजन मेकिंग एट ऑल लेवल। जब भी कोई डिसीजन लेते हैं उसमें सोचते ही नहीं है सेफ्टी के बारे में, बस ऐसे ही स्टार्ट कर देते हैं। पीपुल विल ओनली वर्क सेफली इफ़ दे आर टोल्ड टू। मतलब अभी क्या है कि इसमें निगेटिव में हो जाएगा कि मतलब कि उनको जब कहा जाता है, जब फोर्स किया जाता है तब सेफ्टी इम्प्लीमेंट करते हैं, वहाँ पे फॉलो करते हैं, जब नहीं कहा जाता तब नहीं करते हैं। ये क्या इंडिकेट करता है निगेटिव का। और जब उनको पनिशमेंट दिया जाता है, जब उनको पेनल्टी लगती है, कोई सेफ्टी वजह जाता है उसके डर से करते हैं, ये क्या है निगेटिव कल्चर। एंड ऑल वर्कर्स आर निगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीर थिंकिंग एंड बिहेवियर, यानी कि जो वहाँ पहले से ही लोग काम कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपुल, उनका ही बिहेवियर ठीक नहीं है, तो कोई नया आदमी आता है जो अच्छा है, जिसका सेफ्टी बिहेवियर है, सेफ बिहेवियर है, वो जाके फिर वो वैसे ही बिहेवियर में ढल जा रहा है। तो ये क्या है, ऐसा प्रेशर है ये। तो ये जहाँ पे है आप समझ गए हो कि निगेटिव और पॉजिटिव में क्या अंतर होगा। इंडिकेटर यूज टू एसेस कल्चर, यानी कि कौन कौन सा इंडिकेटर आप देखेंगे कि कौन कौन सा पॉइंट चेक करेंगे जिससे आपको मालूम चलेगा कि वहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर है या निगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर है। तो अगर किसी कंपनी में एक्सीडेंट ज़्यादा होता है तो आप पता कर पाएंगे कि भाई एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहा है, यानी कि यहाँ पे सेफ्टी कल्चर पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है। और स्टैंडर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और वहाँ पे एक्सीडेंट होने के बाद क्या इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, क्या क्यों हुआ, क्या रीज़न था उसके पीछे, अगर ये हो रहा है यानी कि पॉजिटिव है, नहीं हो रहा है मतलब निगेटिव है। सिकनेस रेट, अगर कोई बीमार वहाँ पे कम पड़ रहे हैं, किसी की तबीयत खराब कम हो रही है, यानी कि वहाँ पे सेफ्टी अच्छा है। तो अगर ज़्यादा पड़ रहे हैं तो सेफ्टी अच्छा नहीं है, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव हो गया। एब्सेंटिज्म, कहीं ज़्यादा कोई एब्सेंटिज्म हो रहा है ज़्यादा, यानी कि वहाँ पे निगेटिव कल्चर है। कम हो रहा है यानी कि पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर है। स्टाफ टर्नओवर, अगर ज़्यादा एम्प्लॉय वहाँ छोड़ के जा रहे हैं, भाग रहे हैं, यानी कि वो क्या है निगेटिव है, नहीं भाग रहे हैं मतलब पॉजिटिव है। कंप्लायंस विद सेफ्टी रूल्स, सारे सेफ्टी रूल्स को कंप्लायंस हो रहा है मतलब वहाँ पॉजिटिव है, और नहीं हो रहा है मतलब निगेटिव है। वर्कर कंप्लेन अबाउट द कंडीशन, वर्कर अगर कंप्लेन कर रहे हैं मतलब निगेटिव है, नहीं कंप्लेन कर रहे हैं मतलब खुश है मतलब पॉजिटिव है। तो ये जो है आप ऐसे पता कर सकते हैं कि क्या पॉजिटिव है और क्या निगेटिव है। उसके बाद जो नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ पीर्स, मैंने आपको पहले ही बताया था पीर मतलब क्या है कि ये क्या है, तो ग्रुप ऑफ पीपल होता है। पुट पीपुल टुगेदर इन ए ग्रुप, जैसे एक 10 आदमी का हमने गैंग बना दिया, ये गैंग इस काम को करेगा जाके। अब ये गैंग जो है कैसा है, ये गैंग के सारे लोग एक जैसे हो जाते हैं। अगर ग्रुप में काम करना है तो एक जैसा बनना पड़ेगा, अगर नहीं बनेंगे तो आप उस ग्रुप में नहीं रह पाएंगे। तो ग्रुप का बिहेवियर कैसा है,
अगर तो ये क्या है ना, ये जो ग्रुप के एक दूसरे पे लोगों को प्रभाव पड़ता है। जैसे कि 10 लोग हैं ना, तो 10 लोग अगर एक माइंड के नहीं रहेंगे ना तो ग्रुप नहीं चलेगा। और अगर कोई अगले बाहर से भी कोई आता है ना, तो इस ग्रुप के अगर कल्चर को नहीं मानेंगे ना, तभी वो आदमी नहीं रह पाएगा। यानी कि सारे लोगों को एक जैसे दिमाग में, मतलब एक जैसा माइंड लेके रहना पड़ेगा ग्रुप में, तभी ग्रुप बनता है। क्योंकि ग्रुप में दिमाग किसी का नहीं मिले तो डेली झगड़ा होगा। तो क्या होता है कि ये इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर्स क्या होता है कि जब भी इस ग्रुप में कोई बाहर से आते हैं ना, तो उनको इसी ग्रुप का कल्चर अपनाना पड़ेगा। यानी कि इस ग्रुप के लोग जो सोचते हैं, जिस तरह से रहते हैं, जिस तरह से खाते हैं पीते हैं, सारे चीज़ में ढलना पड़ेगा। अगर नहीं ढलते हैं बात में, व्यवहार में, अगर ये गाली देते हैं तो गाली देना पड़ेगा, अगर ये पूरी अच्छे से बिहेवियर करते हैं तो अच्छा से करना पड़ेगा। तो जैसा ये ग्रुप रहेगा वैसा बनना पड़ेगा। अगर आप इस ग्रुप में नहीं टिकेंगे तो यही होता है पीयर ग्रुप ऑफ प्रेशर, कि कोई 10 आदमी का कोई वर्कर का ग्रुप है और ये बहुत अच्छा है, मतलब सेफ्टी को लेकर बहुत अच्छा है। अगर एक आदमी बाहर से आकर इस ग्रुप में डाल देते हैं ना, वो आदमी भी अच्छा हो जाएगा। अगर ये 10 आदमी खराब है ना, अगर कोई बाहर से अच्छा आदमी भी लाते हैं ना, तब भी वो खराब हो जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं ना कितना प्रेशर पड़ रहा है। वो आदमी क्यों अच्छा है खराब उससे मतलब नहीं है, ये ग्रुप का कैसा बिहेवियर है ये बहुत है। तो यही प्रेशर जो है ना इन्फ्लुएंस करता है किसी अगले आदमी को, कि अगर उसमें आता है तो पुट पीपुल टुगेदर इन ए ग्रुप, इंटरेक्शन अकर। अब क्या होता है जब पीपुल में कोई ग्रुप में कोई दूसरा आदमी आता है, बाहर से एक आदमी आता है, तो उनके बीच में बातचीत होती है, इंटरेक्शन होता है। इन्फ्लुएंस इज एग्जर्टेड, ये आदमी चाहता है उस पर इन्फ्लुएंस डालना, माने प्रभाव डालना, ग्रुप चाहता है उस पर प्रभाव डालना, तो ग्रुप का प्रभाव ज़्यादा बेहतर पड़ता है। ए हायरार्की फॉर्म्स जैसे नोन एज पिकिंग ऑर्डर, नॉर्म्स मानने पड़ते हैं, नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर आर स्टेब्लिश्ड एंड पीर ग्रुप प्रेशर इज एग्जर्टेड। मैंने क्या बोला, वो सारे चीज़ होते हैं यहाँ पे। और तो गुड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर ये होता है, जिसमें अगर ग्रुप का बिहेवियर अच्छा है। पीर ग्रुप प्रेशर कैन बी हार्नेस्ड टू इनकरेज गुड सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर। तो अगर हम ये क्या करता है कि अगर ग्रुप और पीपल का बिहेवियर अच्छा हो, यानी कि जो आपके यहाँ ग्रुप है वो जो गैंग बना के रखे हैं आप लोगों ने, उसका बिहेवियर अच्छा है, तो बाकी सारे आने वाले लोग का बिहेवियर अच्छा हो जाता है। तो ये क्या करता है, हेल्थ एंड सेफ्टी को काफ़ी प्रभावित करता है। आइए देखते हैं ग्रुप एक्सरसाइज। व्हाट फैक्टर्स कुड रिजल्ट इन डिटोरिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर एंड हेंस सेफ्टी परफॉर्मेंस। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को ख़राब करता है, क्या क्या पॉइंट है। तो आप खुद सोचिए, ये आपके लिए है। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि अगर आप डिसीजन मेकिंग में हमारा मैनेजमेंट नहीं लेता है, तब भी हेल्थ एंड सेफ्टी, सारे लोग कॉम्पिटेंट नहीं हैं, तब भी जाके हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एलिमेंट 3.2 इम्प्रूविंग हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। तो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को कैसे इम्प्रूव करें, तो इसका इम्प्रूव करने का क्या तरीका है आइए देखते हैं। तो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आपको सीनियर मैनेजमेंट सेट पॉलिसी, इसमें क्या है कि एक पॉलिसी सेट करें, सीनियर मैनेजमेंट करना क्या है। और ये तो आप जानते हैं कि लीगल बाइंडिंग है, पॉलिसी बनाना ही बनाना है। तो इससे भी क्लियर होता है कि हमें सेफ्टी में करना क्या है, तो तब जाके आप काम करते हैं और सेफ्टी कल्चर इम्प्रूव होता है। दे ऑल्सो सेट प्रायोरिटीज़ एंड टारगेट। मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, एक प्रायोरिटी सेट करना चाहिए कि हमें करना क्या है और किस समय तक क्या करना है, उसकी टारगेट डेट क्या है। उसके बाद जो है दे मस्ट इंस्पायर एंड मोटिवेट, लोगों को इंस्पायर करे और मोटिवेट करे, खुद वो काम करे ताकि क्लियर हो पाए कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर चाहता है साइटों पे। देयर लीडरशिप कास्केडेड थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो भी लीडरशिप, मैनेजर जैसे सुपरवाइजर को बोल रहा है नहीं सेफ्टी कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है, इस तरह का लीडरशिप कास्केडेड होना चाहिए, मैंने ऊपर से नीचे तरह डिसीजन आना चाहिए लोगों पे। उसके बाद विजिबल लीडरशिप, लीडरशिप जो है वो विजिबल होना चाहिए। विजिबल का मतलब क्या है, बिहेविंग सेफली, यानी कि सारे जो हमारे सीनियर मैनेजमेंट है वो सेफ्टी, ऐसा नहीं कि केवल बोलने के लिए तो बोल रहे हैं कि सेफ्टी ज़रूरी है, बट उनका ना हेलमेट ना जैकेट ना कोई काम करने जा रहे हैं तो उसमें सेफ्टी देख रहे हैं, ऐसे ही जो मन करे वो बोल रहे हैं। तो इस तरह से जो है बिहेविंग सेफ्टी करना पड़ेगा। और जैसा यानी कि वॉक टू द टॉप,
तो जैसा हम जैसी हम वॉक करें वैसे ही टॉक करें, ये दोनों यानी कि वॉक अकॉर्डिंग टू टॉक ये होता है। इन्वॉल्वमेंट इन सेफ्टी मीटिंग, यानी कि सेफ्टी मीटिंग जो भी हो उनका इन्वॉल्वमेंट हो, और डूइंग सेफ्टी टूर्स एंड ऑडिट जो है वो करवाएं, जिससे कि और हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर डेवलप हो। प्रोमोटिंग चेंजेस टू इम्प्रूव सेफ्टी, साथ में जो भी चेंज करें ताकि जो है साइटों पे और सेफ्टी इम्प्रूव हो पाए। इन्फोर्सिंग रूल्स थ्रू यूज़ ऑफ डिसिप्लिन, जो भी साइट रूल है अगर कोई नहीं मानता है तो उसके ऊपर एक्शन हो सकता है, पेनल्टी, वायलेशन का मेमो दे सकते हैं। तो ये सारा चीज़ अगर आप करते हैं तो ये क्या होता है, हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर इम्प्रूव होता है। अब आइए जानते हैं कॉम्पिटेंट वर्कर्स क्या होता है। अगर सही वर्कर जिनके पास नॉलेज, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग ये सब ना हो तब भी वो सोच ही नहीं पाएंगे अच्छे से, यानी कि ये कॉम्पिटेंट पर्सन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम कराना है, कोई भी काम कराने की नॉलेज वाला पर्सन तो होना ही चाहिए। ए कॉम्पिटेंट पर्सन इज समवन हु हैज़ सफिशिएंट ट्रेनिंग, जिसको सफिशिएंट ट्रेनिंग मिला हो, स्किल हो, एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो, ये चारों चीज़ जिसके पास हो यानी कि वो कॉम्पिटेंट पर्सन है। एंड परहैप्स अदर एट्रीब्यूट सच एज एटीट्यूड, काम करने का एटीट्यूड भी होना चाहिए, और फिजिकल एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जाके काम कर पाए। एंड एबल टू कैरी आउट देयर जॉब सेफली, तो ये सब जिसमें एबिलिटी है वही जाके एक कॉम्पिटेंट पर्सन है। तो आगे में मैं जब भी कॉम्पिटेंट बोलूँगा तो आप इस स्लाइड के सारे पॉइंट्स को समझ लेना कि हम ये बात बोल रहे हैं, ये सारे चीज़ उसमें है, कॉम्पिटेंट जैसे ही बोला मैं। तो आइए देखते हैं, एक ग्रुप एक्सरसाइज है आपके लिए। आइडेंटिफाई ए फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ वर्कप्लेस कम्युनिकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग कैटेगरी, यानी कि हम लोग वर्क प्लेस पे कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो क्या क्या होता है। वर्बल कम्युनिकेशन होता है, रिटन कम्युनिकेशन होता है, ग्राफिकल कम्युनिकेशन, यानी कि जो हम एक दूसरे से बात करते हैं इनफॉर्मल वे में, ये क्या है सब वर्बल ही तो है, टूल बॉक्स टॉक देते हैं वो क्या है इनफॉर्मल, वर्बल ही तो कम्युनिकेशन है। जो ट्रेनिंग करवाते हैं, बोल के कराते हैं, वो क्या है वर्बल कम्युनिकेशन है। रिटन जो लिख के हम जैसे मेल वगैरह करते हैं या कोई आपको SOP वगैरह देते हैं। ग्राफिक्स मतलब क्या, बहुत सारे पोस्टर डिस्प्ले करते हैं, ये सब ग्राफिकल कम्युनिकेशन है। व्हाट आर द मेरिट एंड लिमिटेशन ऑफ ईच मेथड, आपको बताना है इसके क्या मेरिट है, लिमिटेशन है, आप खुद सोचिए इसके बारे में। और आइए मैं आपके नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ इसके बारे में, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन के क्या बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन जो है, जैसे कि वर्बल मतलब क्या, मौखिक, यानी कि हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये क्या है वर्बल कम्युनिकेशन है। और ये हो सकता है पर्सनल होता है, क्योंकि हम एक दूसरे से बात करते हैं तो एक दूसरे को तुरंत समझ जाते हैं अच्छे से, तो पर्सनली होता है, क्विक होता है, हम जो बोल रहे हैं आप तुरंत समझ रहे हैं, बीच में कोई ऐसा नहीं लिख के मैं दे रहा हूँ आप कुछ अलग समझ रहे हो। ये डायरेक्ट होता है, देख रहे हैं कि आप, हम दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। चेक अंडरस्टैंडिंग, हम मैं पूछ सकता हूँ, बताओ भाई समझ में आया, सारे क्वेश्चन ठीक ठाक है, मेरे पूरे लेक्चर अच्छे से आप देख पा रहे हैं कि नहीं, समझ पा रहे हैं कि नहीं, मैं डायरेक्टली पूछ सकता हूँ आपसे। और फीडबैक ले सकता हूँ, बताओ कुछ हमारे लेक्चर में इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है, या और कुछ जो है आप इसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ सजेशन दोगे, तो इस तरह से आपका फीडबैक ले सकते हैं। शेयर व्यूज़, यानी कि बताओ आप हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में क्या सोचते हो, मेरे वीडियो अच्छा है कि नहीं, इसके बारे में क्या सोचते हो, ये क्या व्यू को शेयर कर रहे हैं। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि बॉडी लैंग्वेज, हम जो बोल रहे हैं, जैसे हमारा भी आप देख रहे हैं कि मेरा एक छोटा सा यहाँ सर्किल में मेरा चेहरा दिख रहा है, तो मेरे हाव भाव भी देख रहे हैं कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये भी क्या है ना, बॉडी लैंग्वेज भी कम्युनिकेट होता है। लिमिटेशंस क्या है इसके, लिमिटेशंस ये होते हैं कि लैंग्वेज बैरियर, यानी कि हो सकता है मैं जो बोल रहा हूँ, आप अगर नॉर्थ इंडियन है तो आप मेरी बात को समझ रहे हैं, अगर कोई पाकिस्तान या कोई बांग्लादेश ऐसे, या आउट ऑफ इंडिया जैसे कि आप अमेरिका, ये सब जो मेरी बात को नहीं समझ पा रहा है, बोलेगा अरे क्या बोल रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो लैंग्वेज बैरियर होता है। जार्गन, हो सकता है कि मैं ऐसे कोई शब्द यूज़ कर रहा हूँ या कोई ऐसा सेंटेंस इस तरह का यूज़ कर रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, सिंपल नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तभी आप बोलोगे क्या बोल के चले गए, तो जार्गन। स्ट्रॉन्ग एंड एसेंट डायलेक्ट होता है। बैकग्राउंड नॉइज़, आप देखे होंगे मेरे माइक से बहुत सारा बैकग्राउंड नॉइज़ भी आता है, बच्चे चिल्लाते हैं, चाहे कुछ यहाँ ऑटो वगैरह जाता है तो उसमें आवाज़ आता है, तो ये आपको कभी कभी सुनाई नहीं देता, वो कुकर का जब सीटी लगेगा तो आपको सुनाई नहीं देगा, ये क्या है बैकग्राउंड नॉइज़ जो है काफ़ी कम्युनिकेशन में
एम्बिग्यूटी है, मिसिंग इन्फॉर्मेशन। हो सकता है मैं बोलने में भी क्या होता है ना, कभी लगता है कि मैं बाद में ये सब लेक्चर में ये सब नहीं बोला, तो क्या होता है कि ये जो वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें लगता है कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो गया, मैंने ये चीज़ बताना था लेकिन हम नहीं बता पाए, तो ये होता है। फॉरगेटिंग इन्फॉर्मेशन, बोलने के टाइम में बहुत सारी चीज़ें आदमी भूल जाता है, नहीं बोल पाता है। उसके बाद नो रिकॉर्ड, और अभी तो ये वीडियो बन रहा है तो इसका रिकॉर्ड है, बट अगर आपको ऐसे मैं ट्रेनिंग दूँ तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप बोलोगे कि सर आपने ये बोला था, मैं बोला नहीं बोला था, तो इसमें कहाँ कोई रिकॉर्ड रहता है। पुअर क्वालिटी, जैसे हो सकता है मेरे माइक अच्छा ना हो और ये आपको पुअर क्वालिटी आपको दे रहा हो, तब भी आप नहीं सुन पाएंगे। चाहे हो सकता है कि जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हो, हमारा टेलीफोन वगैरह का जो यूज़ कर रहे हैं उसका वॉइस जो है कट कट के आता है, बहुत कम आता है, कभी कभी सुनाई नहीं देता अगले को। तो ये सब क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। रिटन कम्युनिकेशन के भी कुछ बेनिफिट है, कुछ इसके लिमिटेशंस भी है। बेनिफिट क्या है कि एक परमानेंट रिकॉर्ड, मैं जो बोल दिया मतलब वो आप कभी भी आप दिखा सकते हो, सर आपने जो आपने लिख के दे दिया, आपने ये दिया था। तो रेफरेंस, ये रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में। और उसके बाद कैन बी रिटन केयरफुल्ली फॉर क्लियरिटी, यानी कि हम जब लिखते हैं, आप देखेंगे जब बोलते हैं और लिखते हैं दोनों में अंतर आता है। जब हम लिखते हैं तो अच्छे से लिखते हैं, जब बोलते हैं तो जो मन में आए सो बोलते हैं, दिमाग में आए उस समय, और जब लिखते हैं तो बार बार रिवाइज करते हैं। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटिवली चीपली, यानी कि हमें अगर एक बार हमने लिख दिया तो उसको कॉपी करके कई जगहों भेज सकते हैं आसानी से। और उसके बाद लिमिटेशन इसके है कि ये इनडायरेक्ट है, यानी कि आप क्या सोचते हैं फीडबैक नहीं ले सकते हैं, आपके पर्सनल हमारा कोई टच नहीं रहेगा। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, जार्गन एब्रिविएशन, और लिखने में भी बहुत सारे ऐसे शब्द लिखे जाते हैं जो अगले नहीं समझ पा रहा है, कुछ शॉर्ट फॉर्म लिख दिया उसके बारे में नहीं समझ पाया। इम्पर्सनल होता है, ये कौन पढ़ रहा है पता नहीं, जहाँ जिसको पेज दे दिया वो पढ़ रहा है। एम्बिग्यूअस हो सकता है, मे नॉट बी रीड, यानी कि हो सकता है अगला आदमी पढ़ ना पाए, उसको अगर नहीं जानता हो। तो लैंग्वेज बैरियर हो सकता है कि अगर वो दूसरा भाषा जानता हो, दूसरे लैंग्वेज में। और रिसिप्ट में नॉट बी एबल टू रीड, और नो इमीडिएट फीडबैक, कोई आप फीडबैक इमीडिएट नहीं मिल पाता है। कांट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन भी आपसे नहीं पूछ सकता अगर आप पढ़ रहे हैं तो। इम्पेयर्ड विजन, हो सकता है आपका आंख से दिखाई नहीं देगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, सुन तो लेंगे। तो ये सब कुछ हर पॉइंट के क्या है, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं। अब ग्राफिक कम्युनिकेशन के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। ग्राफिक कम्युनिकेशन आपने जैसे देख रहे हैं कि ये डिस्प्ले है, तो इसमें क्या है, तुरंत आपको लग रहा है कि अरे ये रेड कलर इसमें आग जल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा जलने वाला चीज़ है। ये आई कैचिंग होता है, आप देखना पूरे स्लाइड में ये चीज़ तुरंत दिख रहा है, तो ये आई कैचिंग है। विजुअल है, उसके बाद क्विक इंटरप्रेट, तुरंत हम इसको देख के बता देते हैं कि इसका मतलब क्या है। नो लैंग्वेज बैरियर, इसमें कोई आदमी अगर कोई लैंग्वेज नहीं जानता हो, कोई देश में इसको भेजेंगे तुरंत कोई बता देगा व्हाट इज दिस। कन्वेज ए मैसेज टू ए वाइड ऑडियंस, और इसका ऑडियंस बहुत बड़ा होता है इस ग्राफिक कम्युनिकेशन का। इसमें कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है, चाहे चाइनीज हो, चाहे ये मराठी हो, चाहे नेपाली हो, रसियन हो, कुछ भी ये आपको दिखाएंगे वो समझ जाएगा इसका मतलब क्या है। इसके लिमिटेशन सही देखते हैं क्या है कि ये सिंपल मैसेज देता है, इसमें आप बहुत सारा चीज़ आप नहीं पुट कर सकते हैं। जितना इसमें लिखा हुआ है इसको अगर ग्राफिक में बदलना हो तो काफ़ी मेहनत लगेगा। और एक्सपेंसिव होता है, साथ में मे नॉट बी लुक्ड एट, हो सकता है कोई आदमी इस पर देखे नहीं। सिंबल और पिक्टोग्राम में भी अननोन, हो सकता है कि हम लोग सेफ्टी डिपार्टमेंट में हैं तो ये सब जानते हैं, ये इस फिगर के बारे में। आप किसी नॉर्मल आदमी को दिखाइए इसको तो इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं होगा, तो ये भी होता है जो उसको नहीं जानता है उसको नहीं, इसमें फीडबैक नहीं मिलेगा, आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। अगर आँख खराब हो, इम्पेयर्ड विजन हो, तब भी वो आदमी नहीं बता पाएगा कि वो क्या, उसको दिखेगा ही नहीं, धुंधला दिखेगा। अब ब्रॉडकास्टिंग मेथड क्या होता है, जैसे हम जानते हैं कि ये सब हम कम्युनिकेशन के वे थे, लेकिन हम कैसे किसी को प्रसार करते हैं। प्रसार करना मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि हमारे पास नॉलेज है तो कैसे लोगों में फैलाएंगे, तो इसके ब्रॉडकास्टिंग मेथड होते हैं। यानी कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी का जो नॉलेज है लोगों में कैसे स्प्रेड करेंगे, तो स्प्रेड करने का ये सब तरीका है। जैसे नोटिस बोर्ड हम लगा सकते हैं कई जगहों पे, भाई देखो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, चाहे आप परमिट टू वर्क, चाहे आप काम करने से पहले मैंडेटरी पीपीई पहनना है, इस तरह का हमने नोटिस लगा दिया। और अल्कोहल का यूज़ नहीं करना है, सिगरेट का यूज़ नहीं करना, हमने पोस्टर लगा दिया इस तरह का। तो ये हम नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं। पोस्टर एंड वीडियोज़, पोस्टर बना के चिपका देते हैं और वीडियो बना के लोगों में शेयर कर देते हैं, इससे भी हम हो सकता है। डिजिटल मीडिया आजकल जो आगे आप देख रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर या बहुत सारे अभी ऐसे हैं प्लेटफॉर्म, बहुत सारी वेबसाइटें हैं जिस पे हम अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं लोगों के बीच में।
टूल बॉक्स टॉक, हम जो मॉर्निंग में डेली हमारे इंजीनियर जो अपने वर्कर से बात करते हैं वो भी क्या है, एक अपने सेफ्टी को इम्प्रूव मतलब कि दे रहे हैं, दूसरे को फैला रहे हैं इसको, यही तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड है। मेमो एंड ईमेल, मेमो लिख के देते हैं और ईमेल लोगों को करते हैं। आप भी जिस कंपनी में काम कर रहे होंगे उसमें हज़ारों ईमेल जो है डेली आता जाता है सेफ्टी को लेके, तो इससे भी नॉलेज बढ़ता है। वर्कर हैंडबुक्स, और साथ में कोई हैंडबुक है सेफ्टी को लेके अगर आप सब में बांट दिए तो ये भी सेफ्टी का जो रूल्स है सारे लोगों में स्प्रेड हुआ, सारे लोगों को आपने दिया। तो इस तरह से जो है ये ब्रॉडकास्टिंग, तो एक वो कम्युनिकेशन था और ये ब्रॉडकास्टिंग, दोनों में अंतर है। उसमें हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, एक ब्रॉडकास्टिंग में क्या है, अपने नॉलेज को कैसे हम दे रहे हैं लोगों को। तो इसमें तीनों शामिल है, रिटेन, वर्बल और ग्राफिकल, तीनों शामिल है। आइए ग्रुप एक्सरसाइज आपके लिए है कि व्हाट आर द मेरिट एंड लिमिटेशन ऑफ यूज ऑफ सेफ्टी पोस्टर एज ए फॉर्म ऑफ प्रोपेगेंडा। आप ये पोस्टर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसके क्या क्या जो है मेरिट्स होंगे और लिमिटेशन होंगे। हमने पहले ही बताया कि ग्राफिक कम्युनिकेशन है ये, तो इसका मेरिट और लिमिटेशन क्या होगा आप एक बार उसमें देखिए। आपको ये अपना नॉलेज यूज़ करना है और करके आपको बताना है। उसके बाद कोऑपरेशन एंड कंसल्टेशन, ये क्या होता है, कोऑपरेशन में क्या है और कंसल्टेशन में क्या अंतर होता है। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंसल्टेशन एंड इन्फॉर्मिंग वर्कर। नेक्स्ट में क्लियर हो जाए। कंसल्टिंग मतलब क्या है, जैसे आप देखे होंगे कि आपको नौकरी चाहिए तो बहुत सारे कंसल्टेंट जिससे आप बात करते हैं वो आपकी रिज्यूम लेते हैं और वो कंपनी से बात करते हैं, आपकी बातों को समझते हैं। तो ये क्या है, कंसल्ट करते हैं कि भाई हमारे पास ये नॉलेज है और हमें जॉब चाहिए। तो कंसल्टेंसी होता है वो क्या होता है, आपके लिए जॉब खोजता है और आपको जॉब दिलाता है। ये तो जब आप किसी डॉक्टर के पास, आपको कोई तबीयत खराब होता है, मान लेते हैं कि आपको अभी सर्दी हो गया, ठीक नहीं हो रहा, तो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कंसल्ट करते हैं। तो कंसल्ट क्या होता है कि आप डॉक्टर को अपनी बात बताते हैं, डॉक्टर आपको सजेशन देता है, यानी कि ये टू वे कम्युनिकेशन है, यानी कि टू वे एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड ओपिनियन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो बातें होती है ना, जैसे मैं बताया डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, उसी प्रकार एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, जो नौकरी दे रहा है जो नौकरी ले रहा है, करता है, वहाँ पे दोनों के बीच में जो टू वे कम्युनिकेशन है ना, ये क्या है, कंसल्टिंग है। और इन्फॉर्मिंग में क्या होता है कि वन वे कम्युनिकेशन, जैसे पुलिस ने आया और आपको इन्फॉर्म करके गया कि देखो रात के 9 बजे के बाद कोई नहीं निकलेगा, ये क्या किया, वो आपकी बात नहीं सुनेगा, केवल आपको बोल के चला गया, ये होता है इन्फॉर्मिंग। तो इन्फॉर्मिंग हमेशा वन वे फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉय, यानी कि हेल्थ एंड सेफ्टी का रूल आया कि कल से कोई बिना मैंडेटरी पीपीई के नहीं आएगा साइट पे, हेलमेट, जूता, जैकेट जो भी है अगर नहीं पहनेगा तो नहीं आएगा। तो मैनेजमेंट ने ऊपर से मैसेज दिया, एक ये क्या किया, इन्फॉर्म किया, ये आपसे नहीं पूछा कि क्या करे क्या नहीं करे, तो ये कंसल्टेशन नहीं हुआ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टिपिकल इश्यूज ऑन कंसल्ट ऑन। टिपिकल इशू क्या होता है अगर कंसल्ट ऑन करते हैं तो इंट्रोडक्शन टू न्यू मेजर अफेक्टिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू एडवाइजर्स, हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग प्लान, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। कब कब कंसल्ट करते हैं, जब हम कोई नया कंट्रोल मेजर लेते हैं, कोई नया ऐसा मेजर लिया जो हेल्थ एंड सेफ्टी को इफेक्ट करता है, तो हम कंसल्टेशन करते हैं किससे, जो एडवाइज़र है, जो हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइज़र है, उससे हमको कंसल्ट करने की आवश्यकता होती है। जब भी हम न्यू एडवाइज़र, अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू एडवाइज़र करते हैं और ये सब ट्रेनिंग प्लान, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी होती है, तब भी हम क्या करते हैं, एडवाइस लेते हैं, कंसल्ट करते हैं उससे। और उसके बाद जो है मेथड ऑफ कंसल्टेशन क्या क्या है, तो कंसल्टेशन दो तरह से हो सकता है, एक डायरेक्ट कंसल्टेशन यानी कि डायरेक्ट किसी से हम बात कर लिए, और एक होता है उसके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा कंसल्टेशन। जैसे मैं बता दूं कि अगर हमारे कंपनी में हज़ारों वर्कर हैं तो किसी हज़ारों वर्कर से तो बात नहीं कर सकता, मैं अगर एम्प्लॉय हूँ, उस कंपनी का मालिक हूँ, तो किसी 1, 2, 4, 5 से ही बात कर सकता हूँ। तो इसके लिए उसका रिप्रेजेंटेटिव यानी कि उसका लीडर जो है
वो आएगा और हमसे बात करेगा। जैसे आप देखना किसान आंदोलन अभी हो रहा है तो सारे किसानों से कहाँ बातें हो रही हैं, जो उस किसान का लीडर है उसी से तो गवर्नमेंट बात कर रही है। तो ये क्या होता है कि ये कंसल्टेशन है, लेकिन जो है इसको कैसे रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, और डायरेक्ट कंसल्टेशन क्या होता है, एम्प्लॉय टॉक टू ईच वर्कर एंड रिजॉल्व इशू, यानी कि हम हर एक वर्कर से, हजारों वर्कर से बात कर रहे हैं। इसमें इसको बोलते हैं डायरेक्ट कंसल्टेशन, और जो रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू बात होती है। और इसमें क्या होता है कि कमिटी इज़ फॉर्म टू रिप्रेजेंट वर्कर, कमिटी बनाई जाती है जिसमें एक लीडर चुना जाता है, और रेगुलर मीटिंग टू डिस्कस एंड रिजॉल्व इशू, और इसका रेगुलर मीटिंग होता है, डिस्कस किया जाता है। मेंबर्स में हैव राइट इन लॉ, और सारे मेंबर्स का राइट होता है कि वो अपना वोट दे सकता है। व्हाट मेक्स एन इफेक्टिव कमिटी, अब बात आ गई कि कमिटी जो बनाया गया, कमिटी क्यों बनाया गया, कंसल्टेशन करने के लिए, सारे वर्कर से नहीं कर सकते इसलिए कमिटी बनाया गया, और कमिटी में कुछ मेंबर रहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव उसके वर्कर्स लोगों के रहेंगे या हर एक डिपार्टमेंट से रहेंगे। और तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हो, सॉरी कमिटी कैसे, व्हाट मेक्स एन इफेक्टिव कमिटी, आइए जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हेल्थ एंड सेफ्टी कमिटी या इसको फोरम बोलते हैं, ये इफ़ेक्टिव होने के लिए सबसे पहले जानना है कि इफ़ेक्टिव कमिटी विल डिपेंड ऑन हु इज़ ऑन द कमिटी, कमिटी में कौन लोग हैं, हाउ ऑफ्टन द कमिटी मीट्स, यानी कि एवरी वीक मीटिंग होगी, एवरी मंथ मीटिंग होगी, एंड उसके बाद हु विल एक्ट एज ए चेयरपर्सन, कौन एज ए चेयरपर्सन काम करेगा, यानी कि कौन उसको लीड करेगा, और व्हाट अथॉरिटी द कमिटी विल हैव, और किस तरह का अथॉरिटी है, यानी क्या कर सकती है, डिसीजन लेके क्या कर सकती है, ये पता होना चाहिए। एंड व्हाट विल बी डिस्कस, यानी कि हर एक कमिटी का एक अलग अलग दिनों का अलग अलग एजेंडा होना चाहिए, जिससे कि वो क्या डिस्कस करना है, क्या इशू है, और साथ में हाउ द डिस्कशन विल बी रिकॉर्डेड, और ये जो डिस्कशन है उसका कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी कि हमने डिस्कस किया, मान लेते हैं 4 पॉइंट पे कि हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है वर्कर का, वहाँ पे जो है हाइट पे बहुत सारे लोग गिर रहे हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट हो गया, साथ में इसमें हमने क्या करना है, इसको एक रिकॉर्ड बना के इसका जो है हमें रिकॉर्ड रखना चाहिए इसका। तो इस तरह से है हाउ इशू विल बी फॉलो अप। अब हमने एक्शन दिया कि इसमें हमने पाया कि ये प्रॉब्लम है और उस काम को 10 दिन के अंदर करना है, तो इसको कैसे फॉलोअप किया जाए, ये सारा चीज़ उसमें कमिटी मीटिंग में कमिटी इफेक्टिव होने के लिए होना चाहिए। इसके लिए आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट मेंटेन करेंगे कि हर दिन का एक जो MOM होगा, यानी कि जो रिव्यू मीटिंग का जो आएगा उसमें आप उसको रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, मिनट्स ऑफ मीटिंग बोलते हैं जिसको, और साथ में उसको रिकॉर्ड रखेंगे, और जो भी उसके एक्शन होंगे, मतलब जो भी उसमें निकलेगा कि हाँ ये काम करना है, उसको टाइमली करवाएंगे। तो ये है। उसके बाद हेल्थ एंड सेफ्टी कमिटी जो है इशू दैट मे बी कंसीडर्ड, तो कौन कौन सा इशू कंसीडर करना चाहिए हेल्थ एंड सेफ्टी कमिटी में, तो स्टडी ऑफ एक्सीडेंट एंड डिजीज स्टैटिक्स, उसमें कमिटी में आप देखिए पहले क्या क्या एक्सीडेंट हुए, उसी को स्टडी करके तो आगे आप डिसीजन ले सकते हैं। रिव्यू ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम द एक्टिव मॉनिटरिंग, जो वहाँ इंस्पेक्शन हुआ, ऑडिट हुआ, उसका क्या रिपोर्ट था, आप उस मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि सेफ्टी ऑडिट का जो रिपोर्ट है वो देख सकते हैं आप। कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम HSE, जो रिपोर्ट वगैरह जो मिलता है HSE डिपार्टमेंट से, उस चीज़ को कंसिडर किया जा सकता है। और कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट सबमिटेड बाय सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव, जो वहाँ पे सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव वो रिपोर्ट दे रहे हैं, जैसे सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर जो भी है वहाँ पे। प्रोवाइड असिस्टेंस इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोसीजर एंड पॉलिसी, कमिटी को प्रोसीजर और पॉलिसी कैसे बनाना चाहिए उसमें भी कमिटी अपना असिस्टेंट करती है, मदद करती है। मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, कहाँ कौन सी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, उसको भी डिस्कस किया जाना चाहिए कमिटी में। मॉनिटर एंड इम्प्रूव सेफ्टी कम्युनिकेशन, सेफ्टी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव, यानी जैसे बताया ना वर्बल ये सब कम्युनिकेशन का वे है, इसको मॉनिटर किया जाना चाहिए और इफेक्टिव बनाने की कोशिश करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। और तो ये सब इशू है जो कि हमको डिस्कस करना चाहिए। और ये उसका जो ऊपर का पॉइंट था ये क्या था कि इफेक्टिव कमिटी होने के लिए ये सारे चीज़ उसमें होने चाहिए, क्या करना, कैसे फॉलोअप होगा, ये सारा चीज़ पता होना चाहिए।
मैं आपको बता दूं कि ये जो कमेटी होता है वो पूरे सारे लोग जो है उसमें रहते हैं, जैसे कि वर्कर के भी लोग रहेंगे, सेफ्टी भी रहेंगे, जो काम करवा रहे हैं ऑपरेशन डिपार्टमेंट, जो एजुकेशन टीम है, सारे में से एक एक दो दो लोग लेके और एक टीम बनाते हैं जिसको बोलते हैं सेफ्टी कमेटी। और ये सेफ्टी कमेटी मीटिंग होती है। तो इसमें ये नहीं कि ये सेफ्टी डिपार्टमेंट ही केवल करता है, सारे लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। आइए देखते हैं ट्रेनिंग। आप जानते हैं कि ट्रेनिंग से ही हम हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ट्रेनिंग क्या है कि जो हम सोचते हैं, जिस तरह का सेफ्टी हम साइटों पे चाहते हैं, अगर वो हम किसी को बताएंगे नहीं तो कैसे वो फॉलो करेगा उस चीज़ को। तो हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग इज़ ए प्लान फॉर्मल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड प्रैक्टिसाइजिंग नॉलेज एंड स्किल इन रिलेटिवली सेफ इन्वायरमेंट। यानी कि ये क्या है, ट्रेनिंग हम कहाँ देते हैं, ये ट्रेनिंग जो है प्लान और एक फॉर्मल प्रोसेस है जो कि क्या करता है, एक्वायरिंग एंड प्रैक्टिसाइजिंग नॉलेज किसी को देने के लिए, मतलब लेने के लिए या देने के लिए जो भी हो सकता है, और साथ में नॉलेज, प्रैक्टिसाइजिंग नॉलेज एंड स्किल डेवलप करता है, जिसे ऑन जॉब ट्रेनिंग भी होता है। ताकि ये कहाँ पे रिलेटिवली होता है, सेफ इन्वायरमेंट में, ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई खतरा ना हो, आराम से बैठ के, या ऐसी जगहों पे साइटों पे नहीं। तो ये जो है एक सेफ इन्वायरमेंट में नॉलेज दिया जाता है, ताकि जो है जैसे कि मान लेते हैं एक ट्रेनर है, वहाँ पे आप कुछ काम कर रहे हैं, तो उसके देख रेख में काम कर रहे हैं, आप नए हैं, तो ये क्या हो रहा है, आपको ट्रेनिंग मिल रहा है किसमें, एक आदमी के सुपरविजन में, यानी कि आप सेफ में हैं, सेफ इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं इस तरह से। तो ये ट्रेनिंग का मतलब आपने समझ गए होंगे कि ट्रेनिंग क्या होता है। ट्रेनिंग हैज़ ए ड्रामेटिक इफेक्ट ऑन सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर, और इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है किस पे, वर्कर्स पे। क्या, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग लेने के बाद आदमी का बिहेवियर चेंज होता है ज़्यादा। तो आप जितना साइटों पर ट्रेनिंग करेंगे, अपने लोगों का ट्रेनिंग करेंगे, उतना ज़्यादा लोगों का बिहेवियर चेंज होगा। और विदाउट ट्रेनिंग वर्कर्स ट्राई टू डू देयर जॉब बाई, और बिना ट्रेनिंग के कैसे जॉब, अगर कोई वर्कर बिना ट्रेनिंग के काम कर रहा है तो क्या करेगा, दूसरे का देखेगा और करेगा, यानी कॉपी अदर, दूसरे का कॉपी करके करता है काम। और डूइंग द जॉब द वे दे थिंक इज़ बेस्ट, या वो सोचता है कि अरे यही सही तरीका है, इसी तरीके से काम करना चाहिए जैसा वो सोचता है। तो देखो बिना ट्रेनिंग के क्या हुआ, वो दूसरे का कॉपी किया, अगर अगला आदमी सही से नहीं कर रहा होगा तो गलत कॉपी करेगा, और अगर जो है गलत तो उस तरीके से सोच रहा है तो गलत तरीके से करेगा। इसलिए ट्रेनिंग जो है बहुत ज़रूरी है। तो ट्रेनिंग हेल्प्स वर्कर टू अंडरस्टैंड। ट्रेनिंग क्या हेल्प करता है, तो ट्रेनिंग हेल्प करता है किसी भी व्यक्ति को कि वो साइटों पे हजार्ड एंड रिस्क को आइडेंटिफाई करे। जब तक आपको खतरा और उसका रिस्क जो है, उसका जोखिम क्या है, उसमें आप पता नहीं होगा तो आप कैसे डिसीजन लेंगे। उसके बाद रूल्स एंड प्रिकॉशन, आप रूल्स और प्रिकॉशन के बारे में देखते हैं वहाँ पे कि क्या क्या उस साइट पे रूल्स और प्रिकॉशन है। इमरजेंसी प्रोसीजर क्या है, यानी कि इमरजेंसी में क्या करना चाहिए वहाँ पे या कहीं भी। और हु टू कॉन्टेक्ट विथ कंसर्न, किससे बात करनी चाहिए, ये इसमें हम जानते हैं। लिमिटेशन एंड रेस्ट्रिक्शन, यहाँ अब जो जिस वर्क प्लेस पे काम करना है उसका क्या लिमिटेशन है, यानी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ आप वहाँ से समझेंगे। पर्सनल सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेफ्टी को लेके आपकी पर्सनली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम्युनिकेट किया जाता है ट्रेनिंग में। और कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रेकिंग रूल्स इंक्लूडिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, अगर आप सेफ्टी रूल्स को नहीं मानते हैं तो आपके ऊपर क्या एक्शन हो सकता है, ये हम लास्ट पॉइंट में देखते हैं। अब बात आ गई कि ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी, ट्रेनिंग क्यों और कब ज़रूरी है। तो ट्रेनिंग ज़रूरी, फर्स्ट जो है इंडक्शन ट्रेनिंग। जब भी कोई नया एम्प्लॉय आपके कंपनी में ज्वाइन करता है तो उसे इंडक्शन ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आपके कंपनी के लोगों को नहीं जानता है, क्या आपके सेफ्टी रूल्स है वो नहीं जानता है, कहाँ कहाँ काम होता है, क्या क्या खतरे हैं, क्या इमरजेंसी में करना है। इसलिए उस एम्प्लॉय को, जब नया एम्प्लॉय है उसे हम इंडक्शन ट्रेनिंग देते हैं। या कोई जॉब चेंज हो, जैसे मान लेते हैं वो ग्राइंडिंग कर रहा था, अब वो जाके वेल्डिंग करेगा, तो जॉब चेंज हो गया। पहले वो दूसरा कन्वेयर पे काम कर रहा था, अभी किसी मशीनरी पे काम कर रहा था, उसे मशीनरी के बारे में तो पता नहीं है, उस समय उसे आपको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। प्रोसेस चेंज हो गया, सपोज हम दूसरा प्रोसेस कुछ बना रहे थे, अभी प्रोसेस चेंज करके दूसरा प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं। अब आदमी को तो नॉलेज नहीं होगा उस प्रोसेस का, तो पहले उस प्रोसेस के बारे में बताना ज़रूरी है, और तो तब जाके हमें
उसको काम पे रखना है, यानी कि न्यू हजार्ड एसोसिएटेड विद द न्यू वे ऑफ वर्किंग और न्यू टेक्नोलॉजी। सपोज हम पहले कुछ ऐसे पुरानी मशीनों से काम कर रहे थे, अब नया टेक्नोलॉजी आ गया। पहले हम मैकेनिकली काम कर रहे थे, अब इलेक्ट्रिकल वाला मशीन आ गया। तो अब क्या होगा, उस आदमी को इसके बारे में तो पता नहीं होगा, तब भी हमको उसके हजार्ड्स के बारे में बताने हैं वहाँ पे। और न्यू लेजिस्लेशन, मान लेते हैं गवर्नमेंट का रूल चेंज हो गया, लॉ बन गया, कोई नया एक्ट बन गया और उसमें कुछ और कह रहे थे, पहले हम कुछ और कर रहे थे, अब कुछ और कह रहे हैं। जैसे पहले था कि मशीन गार्ड को मान लेते हैं पीले कलर से पेंट करना है, अभी आ गया कि अभी लाल कलर से पेंट करना है। तो जब तक वो आदमी को मालूम नहीं होगा वो चीज़ करने के लिए, तो कैसे करेगा। तो जब भी कोई लेजिस्लेशन चेंज होना, तो इम्प्लीकेशन ऑफ न्यू लेजिस्लेशन के लिए ट्रेनिंग देने की आवश्यकता होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडक्शन ट्रेनिंग, जैसे मैं पहले बताया था कि जब भी कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करेगा तो उसे इंडक्शन ट्रेनिंग मिलना चाहिए। तो इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या होगा, कौन कौन से पॉइंट होंगे। तो इंडक्शन ट्रेनिंग में जो है हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद इमरजेंसी प्रोसीजर्स के बारे में बताया जाएगा, फर्स्ट एड के बारे में बताया जाएगा, स्पेसिफिक साइट हजार्ड एंड कंट्रोल, जो आपके साइटों पे हजार्ड और कंट्रोल है, सब साइटों पे अलग अलग होता है, वो चीज़ आपको बताया जाएगा। वेलफेयर फैसिलिटीज़, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर कहाँ है, यूरिनल कहाँ है, बाथरूम कहाँ जाना है, ये सारे चीज़, कैंटीन कहाँ है। सेफ मूवमेंट, यानी कि देखो आपको पैदल चलना है तो पैदल चलने का रास्ता कौन सा है, किधर से जाना है, बाईपास नहीं लेना है, इसके मतलब ये चीज़ जो है बताया जाएगा। एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट रिपोर्टिंग, कुछ एक्सीडेंट होता है आप किसको बताओगे, ये चीज़ उसमें बताया जाएगा, क्या करना है आपको। कंसल्टेशन अरेंजमेंट, आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो किससे बात करेगा, कौन आपको इसमें हेल्प करेगा। सेफ्टी रूल्स क्या है वहाँ साइट पे, कौन कौन सा पीपी पहन के आपको साइट पे जाना है, इंडक्शन ट्रेनिंग बताया जाएगा। सेफ वर्किंग एंड परमिट्स, सेफ वर्किंग वहाँ पे क्या है, परमिट कब लेना चाहिए। उसके बाद रिस्क असेसमेंट कैसे करना है, कब करना है, वो सारे बताया जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, हर आदमी का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सेफ्टी को लेके, वो चीज़। और डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपके ऊपर क्या एक्शन होगा, ये चीज़। तो ये अभी एलिमेंट जो है, एलिमेंट 3.2 क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट एलिमेंट 3.3। आइए स्टार्ट करते हैं एलिमेंट 3.3, ह्यूमन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर। अब सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर कौन कौन सा ह्यूमन फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है, इसमें हम लोग जानेंगे। तो फैक्टर जो है 3 फैक्टर होते हैं, ह्यूमन फैक्टर इन्फ्लुएंस सेफ्टी बिहेवियर, ये 3 होते हैं। एक तो आपका जॉब है, जॉब आपका अच्छा ना होना तो बिहेवियर आपका ख़राब हो जाएगा। वहाँ का मैनेजमेंट वगैरह सही नहीं होना तो भी आप एकदम चिड़चिड़े हो जाएंगे। और साथ में इंडिविजुअल, आप खुद का भी आपका एटीट्यूड वगैरह सब सही ना होना, तब भी आप अच्छा से बिहेव नहीं करेंगे। ये तीनों जो है बिहेवियर को प्रभावित करता है। यानी कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, ये तीनों चीज़ है। आप खुद अच्छे हैं लेकिन आपका काम अच्छा नहीं है, तब भी आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। आपका काम भी अच्छा है लेकिन वहाँ का जो सुपरवाइजर वगैरह है वो सब ठीक ठाक नहीं है, तब भी प्रॉब्लम होता है। आइए देखते हैं एक एक करके। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर क्या है, अगर वहाँ पे कल्चर ठीक नहीं है, मतलब जहाँ पे काम करें वहाँ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर नहीं है, तो आपका भी बिहेवियर उसी तरीके से होगा, बिहेवियर आपका बदल जाएगा। कमिटमेंट ऑफ लीडरशिप, बोल रहा है कुछ और, ऊपर से कर रहा है कुछ और, कमिटमेंट ठीक ठाक नहीं है, यानी कि वो सेफ्टी चाहता ही नहीं है जो हमारे ऊपर का मैनेजर है, तो तब भी क्या है, कमिटमेंट नहीं हो अच्छे तो नहीं हो पाता है। आपका बिहेवियर पहले सेफ्टी सोच रहे होंगे, उधर से जब मैसेज आएगा कि नहीं आपको ऐसे ही करना है तो आपको करना पड़ेगा, अगर आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा। रिसोर्सेज अवेलेबल, रिसोर्स नहीं हो तब भी आप नहीं कर पाएंगे। मान लेते हैं कि जैसे अगर काम करना है हॉट वर्क में तो ग्लव्स चाहिए, ग्लव्स ही नहीं है तो आप वैसे ही करेंगे, तो आपका बिहेवियर तो चेंज हो जाएगा उसमें। वर्क पैटर्न डे नाइट इस तरह का हो तब भी आदमी को बिहेवियर चेंज होता है। कम्युनिकेशन प्रॉपर ना हो तब भी बिहेवियर चेंज होता है। लेवल ऑफ सुपरविजन ना हो, कोई आपको देख नहीं रहा हो तब भी आप जो है अपने मनमर्जी करोगे, तो ये भी डिपेंड करता है। पीर ग्रुप प्रेशर में बताया है कि ग्रुप में जैसा हो आप वैसे ही करना पड़ेगा, जिस गैंग में जाएंगे उसी गैंग के अनुसार काम करना पड़ेगा। कंसल्टेशन एंड वर्कर इन्वॉल्वमेंट, और अगर कंसल्टेशन नहीं हो, वर्कर से कुछ पूछा ना जाए तो वर्कर अपने मनमर्जी करते हैं, तभी बिहेवियर चेंज होता है। और मैंने बताया कि जब ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, जो आपकी मनमर्जी होगा वो करेंगे, अदरवाइज किसी का कॉपी करेंगे। तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर जो आपको बिहेवियर को अफेक्ट करता है। अब जॉब फैक्टर क्या है, अगर टास्क जो है आपका रिपीटेटिव हो
वर्कलोड जो है आप पे ज़्यादा हो तब भी आप सेफ्टी को बाईपास करेंगे। आप ज़्यादा थक जाएंगे तो अच्छे से सब कुछ सोच नहीं पाएंगे। इन्वायरमेंट जो है वहाँ ज़्यादा लाइट हो, ग्लेयर लाइट हो, आंखों में पड़ता हो, तब भी आप एकदम अच्छे से नहीं आप डील कर पाएंगे। डिस्प्लेज एंड कंट्रोल, और वहाँ जो डिस्प्ले और कंट्रोल है वो आप सब ठीक ठाक नहीं है। जैसे कंट्रोल पे जो लाल हरा बटन जलता है, ये सब वो सब अगर कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल भी है तो बहुत, मान लीजिए कोई स्विच है बहुत ऊपर है, तो क्या है आदमी का थोड़ा बिहेवियर चेंज होता है। प्रोसीजर वहाँ पे जो है, प्रोसीजर अगर अच्छा है तो आप अच्छे से करेंगे, प्रोसीजर नहीं है तो नहीं अच्छे से। ये तो ये चीज़ जो है, प्रोसीजर अगर वहाँ है तो उस प्रोसीजर के अनुसार अपना बिहेवियर बदलते हैं आप। इंडिविजुअल फैक्टर क्या क्या है, यानी कि आप में अगर कॉम्पिटेंसी है तो आप अच्छा से काम करेंगे, यानी कि आपके पास नॉलेज, एबिलिटी, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस सारा चीज़ है, तो आप रियली में आपका बिहेवियर अच्छा होगा वर्क के सेफ्टी को लेके या वर्क को लेके। आपके पास स्किल है, यानी कि आप उस चीज़ के बारे में अच्छे जानते हैं, तब भी आपका बिहेवियर अच्छा होगा। पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी ही अच्छी है। जैसे मान लेते हैं आप पर्सनालिटी ख़राब है तो आप तो अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, ये आपका जो कल्चर होगा आपके घर का। एटीट्यूड, आपको सेफ्टी करना ही नहीं है, ये आपका एटीट्यूड है, ये बिहेवियर को इफेक्ट करता है। उसके बाद मोटिवेशन, अगर आपको मोटिवेट किया जा रहा है कोई चीज़, कोई आपको बता रहा है नहीं आप बहुत ज़रूरी है इस तरह का, तो मोटिवेशन से आदमी क्या है मोटिवेट होकर और उस काम को अच्छे से करता है, उसमें बिहेवियर चेंज। देखना आप बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर है यूट्यूब पे, हमें क्या करना चाहिए बताते हैं और हम 2-3 पॉइंट उसके सुन के बहुत खुश हो जाते हैं, अरे हम तो ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, उसके बताया अनुसार करेंगे, मोटिवेट हो जाते हैं कुछ समय के लिए। उसी प्रकार द थिंग्स दैट इज़ मेकिंग ए पर्सन डू व्हाट दे डू, जैसे रिवार्ड दे के आप मोटिवेट कर सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। ये हो सकता है मोटिवेशन में भी पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। कोई आदमी ऐसा है जो एकदम मोटिवेट कर दिया, अरे कुछ ज़रूरी नहीं है, जीवन एकदम नीरस है, कुछ मत करो, तो ये क्या है निगेटिवली मोटिवेट हो जाता है आदमी। उसके बाद जो है एटीट्यूड, आइए देखते हैं कि एटीट्यूड क्या होता है। तो एटीट्यूड क्या होता है कि ये पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू होता है, पर्सन क्या सोचता है किसी चीज़ के बारे में ना। जैसे मेरा एटीट्यूड है कि हमें पढ़ के आगे बढ़ना है, ये हमारा एटीट्यूड है। हमें हर दिन एक नया चीज़ सीखना है, ये मेरा एटीट्यूड है। आपका एटीट्यूड क्या है अब ये आप बताएंगे। और वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग, तो हमारा क्या है व्यू, हम किस तरह से किसी चीज़ को देखते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, ये है हमारा एटीट्यूड। जैसे नहीं यार पढ़ाई तो ज़रूरी नहीं है, हमें तो अच्छा नहीं लगता, ये हमारा एटीट्यूड है। आपको लगता है नहीं स्टडी तो बहुत ज़रूरी है, ये आपका एटीट्यूड है। तो आप किसी चीज़ को, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप किसी चीज़ को कैसे देखते हैं। जैसे एक गिलास में पानी भरा है आधा, तो कोई क्या बोलेगा आधा भरा है, कोई क्या बोलेगा आधा, मतलब आप पूरा भरने में आधा बाकी है। इस तरह से क्या है देख रहे हैं ना, पॉइंट ऑफ व्यू जो है अलग अलग हो रहा है, किस चीज़ को कैसे देख रहा है कोई, ये है एटीट्यूड। हाउ दे थिंक एंड फील अबाउट इट, ये होता है जैसा वो सोचता है और जैसा उसके बारे में महसूस करता है, उसको हम लोग एटीट्यूड बोलते हैं। और एटीट्यूड को चेंज किया जा सकता है। जब आप देखेंगे बचपन में कोई आपका अलग एटीट्यूड होगा, जब बड़े होते हैं तो अलग एटीट्यूड होता है। और ये एटीट्यूड कैसे चेंज किया जा सकता है, तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से, हाई इम्पैक्ट इंटरवेंशन से, और इन्फोर्समेंट से, ज़बरदस्ती आपके ऊपर नहीं ऐसा करना ही करना है, कंसल्टेशन से, जब आपकी बात सुनेंगे और आपको बताएंगे, बातचीत करेंगे इससे, और साथ में इन्वॉल्वमेंट, यानी कि चलो एक दिन के लिए आप ही को सेफ्टी ऑफिसर बना दिया गया, जाओ देखो क्या होता है, आप इन्वॉल्व हो गए, कोई चीज़ डिसीजन ले रहे हैं, अरे सेफ्टी बेल्ट बहुत ज़रूरी है ऊपर चढ़ने के लिए, तो अब बताओ ज़रूरी है ऐसा, हम उससे बात कर रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं उसका, कोई चीज़ डिसीजन ले रहे हैं तो उसका बताओ कुछ अपने साइड पे चेंज करना है तो तुम कुछ राय दो अपनी, ये क्या इन्वॉल्वमेंट तो ही तो है। और ये इन्वॉल्वमेंट से क्या है एटीट्यूड बदलता है लोगों का। और उसके बाद आता है रिस्क परसेप्शन, और परसेप्शंस क्या होता है कि हमारे पास पहले से किसी चीज़ के बारे में क्या दिमाग में है उसको हम लोग परसेप्शन बोलते हैं। द वे पर्सन ब्रेन इंटरप्रेट और इंफॉर्मेशन सेंड टू इट बाय देयर सेंस, हम किसी चीज़ को कैसे देख के क्या इंटरप्रेट करते हैं, उसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं, तो ये डिपेंड करता है किस पे, साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। अब बताते हैं, जैसे मैं परसेप्शन की बात बताता हूँ कि एक डिलीशियस फूड बना हुआ है, कोई सब्जी बनी हुई है अच्छी सी, और अगर आप हर आदमी का देखेंगे अलग अलग परसेप्शन होगा, कोई बोलेगा नहीं इसमें तो बहुत अच्छा है, इस तरह का स्वाद आ रहा है, उस किसी का अलग है, तो सब लोगों का अलग अलग होगा। जैसे आप देख रहे हैं इस चीज़ को यहाँ पे, एक मिनट,
जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये दो फोटो है, ये और ये और ये दो फोटो। इसमें आप देखना ये दोनों जो सर्किल है, ये और सर्किल ये, क्या ये दोनों का साइज बराबर है? आप बोलोगे नहीं, ये छोटा है और ये बड़ा है, जबकि ये दोनों का साइज सेम है। तो आप, हमारा दिमाग क्या कर रहा है, इसके कंपेरिजन में देख रहा है तो छोटा है, जबकि इसके कंपेरिजन में देख रहा है ये बड़ा है। लेकिन जब दोनों सेम है तो हम देख रहे हैं ना परसेप्शन हमारा कैसा हो रहा है, यानी कि हमारा दिमाग जो है कैसे एक ही साइज़ का है लेकिन बता रहा है कि नहीं ये छोटा है, उससे छोटा है, दोनों सेम है। तो कुछ चीज़ें दिखती सेम है बट हमारा दिमाग उसको सही से जज नहीं कर पाता है। आइए एक ग्रुप एक्सरसाइज, एक आपके लिए एक्सरसाइज है, जैसे यू विल बी शोन द फ्लोइंग स्लाइड फॉर 20 सेकेंड, और आपको इसमें f पता करना है। मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें बताइए कितना f है, और f देख के आप जो है हमें कमेंट करिए। तो ये सबका परसेप्शन चेक हो जाएगा। उसके बाद रिस्क परसेप्शन क्या होता है, यानी कि हमने इसके बारे में परसेप्शन बात की थी, अब बात कर रहे हैं रिस्क परसेप्शन, यानी कि हर आदमी रिस्क के बारे में क्या क्या सोचता है और कौन सा ऐसा चीज़ है जो रिस्क को समझने में गलती करता है। तो फैक्टर दैट कैन डिस्टोर्स ए पर्सन परसेप्शन ऑफ हजार्ड एंड रिस्क इंक्लूड, अगर कोई आदमी बीमार है ना तो रिस्क को नहीं समझ पाता है, यानी कि उसका दिमाग तो पूरी बीमारी में ही लगा हुआ है, वो क्या समझेगा। ज़्यादा स्ट्रेस है ना, उसको रेड सिग्नल दिख रहा है लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस से दिमाग पे तनाव है, रेड सिग्नल देखने के बाद भी क्रॉस कर जाएगा, तो ये होता है। ज़्यादा थकान है तब भी जो है आदमी का परसेप्शन चेंज हो जाता है। और ड्रग्स एंड अल्कोहल अगर कोई लिया है तो उसको सिग्नल नहीं दिखेगा, उसको जो भी सेफ्टी साइन है वो नहीं दिखेगा, उसको कुछ आवाज़ भी आएगा इमरजेंसी सायरन वो भी नहीं सुनाई देगा। प्रीवियस एक्सपीरियंस, और अगर वो उसका एक्सपीरियंस पहले से गलत हो ना तो वो परसेप्शन भी आगे में गलत है। यानी कि एक परसेप्शन में बताता हूँ, पहले से लोगों को मान लीजिए हैबिट है कि हाइट पे चढ़ना है बिना बेल्ट के, पिछली कंपनी में काम किया, उसका परसेप्शन है कि हाइट पे तो बिना बेल्ट के ही काम होता है और अच्छे से होता है, उसका परसेप्शन ये है। लेकिन जब आप यहाँ बोलोगे कि नहीं बेल्ट पहन के चढ़ना है तो उसे परेशानी होगी, उसको परसेप्शन चेंज करने में काफ़ी समय लगेगा। तो ये जो है परसेप्शन आदमी का होता है प्रीवियस एक्सपीरियंस। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, पहले से ट्रेनिंग उसको ऐसा मिला है कि उसका तो उसी परसेप्शन के अनुसार चलेगा, यानी कि अगर अच्छा मिला हो तो अच्छा परसेप्शन है, गलत मिला है तो गलत परसेप्शन है। यूज़ अ पीपीई, और ये पीपीई जो है इफेक्ट करता है परसेप्शन को। जैसे हमने कान में लगा लिया ईयर प्लग, अब हमें क्या होगा, कम सुनाई देगा, परसेप्शन हमारा चेंज हो जाएगा। पहले हम ज़्यादा सेंसिटिव थे, अब कम सेंसिटिव हो जाएंगे। चश्मा लगा दिया, धुंधला है, तो अब क्या होगा, अब हमें जो दिखना था वो दिखाई नहीं देगा, हमारा परसेप्शन चेंज हो जाएगा। जब आँख को मैसेज सिग्नल ही नहीं जाएगा तो क्या देखेगा वो। उसके बाद वर्क प्लेस कंडीशन, जैसे ज़्यादा नॉइस हो तभी परसेप्शन चेंज हो जाता है आदमी का, यानी कि वो चीज़ सही फील नहीं कर पाता है। तो मैंने बताया था कि परसेप्शन में जो है ये सारे पॉइंट जो है कंसीडर करने चाहिए। साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच, जैसे हम बताएं ना ये 5 सेंस है, ये 5 सेंस से ही तो आदमी किसी चीज़ को परसेप्शन में लेता है। हमारे 5 सेंस ऑर्गन है जैसे ये 5, और इसी से तो हम किसी चीज़ को फील करते हैं, समझते हैं। और अगर ये सब काम नहीं करेगा 5 ना तो हमारा परसेप्शन गलत हो जाता है, कोई चीज़ को हम अच्छे से नहीं डिसीजन ले पाते हैं।